नमस्कार मित्रों। अनसुने भारतीय इतिहास के भाग 2 में आज हम बात करेंगे मेहरगढ़ सभ्यता के बारे में। भारत की उपमहाद्वीपीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन सभ्यता मेहरगढ़ सभ्यता है। यह सभ्यता हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है और इसे भारत में कृषि और बसाहट के एक आरंभिक प्रमाणों के रूप में देखा जाता है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन घाटी में स्थित है, जो कि अब कच्ची जिले में आता है। यह स्थान इंडस नदी की घाटी से पश्चिम में है और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ने वाले एक प्रारंभिक केंद्र में माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात कृषि आधारित स्थायी बस्ती माना जाता है। यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। उन्होंने बकरियां, गाय और भेड़ें पालना शुरू किया था। यह भारत में पशुपालन की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है। मिट्टी की ईंटों से बने मकान, कई कमरों वाले घर, गोदाम और खुले आंगन पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि वे लोग संगठित जीवन जीते थे। पत्थर और तांबे के बने औजार मिले हैं। मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां, जिनमें स्त्रियों की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्त्रियों की जो मूर्तियां मिली हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि प्रजनन शक्ति या मातृ देवी की पूजा होती थी। यह शक्ति उपासना की परंपरा की शुरुआत का संकेत माना जाता है। शवों को कब्रों में दफनाने जाते थे। साथ में बर्तन और अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो यह दिखाता है कि लोग परलोक में विश्वास रखते थे। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व में हुई। जैसे जैसे मेहरगढ़ की सभ्यता खत्म होने लगी, वैसे वैसे सिंधु घाटी के शहर जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा आदि विकसित होने लगे। मेहरगढ़ एशिया की सबसे पुरानी खेती आधारित स्थायी बस्तियों में से एक है। मेहरगढ़ के अध्ययन से यह साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, कारीगरी और नगर निर्माण की परंपरा हड़प्पा से भी पहले शुरू हो चुकी थी। मेहरगढ़ सभ्यता एक पुल की तरह है। शिकारियों के युग से लेकर नगर संस्कृति की ओर बढ़ते हुए मानव के विकास की कहानी का एक अद्भुत अध्याय। प्रिय मित्रों, अगला विषय हम लेते हैं भारत में एलियंस या परजीवियों के होने की। भारत की प्राचीन कथाओं, वेदों और पुराणों में कई ऐसे उड़न खटोले, अन्य ग्रहों के प्राणी और अलौकिक युद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें आज की भाषा में कुछ लोग एलियन तकनीक या परजीवी तकनीक से जोड़ते हैं। रामायण और महाभारत में विमान का वर्णन है। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राचीन उन्नत तकनीक थी जो शायद एलियन सभ्यता से जुड़ी हुई है। कुछ आधुनिक विचारक ये भी मानते हैं कि देवता शब्द दरअसल किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणियों के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, जैसे स्वर्गलोक, यमराज की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में, अगस्त्य मुनि का तारों की गति जानना। ये सब एलियन संपर्क के संकेत कहे जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब केवल कल्पना है। वैदिक और पौराणिक साहित्य में कई ऐसे ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने आकाश मार्ग से यात्रा की या तारों, ग्रहों और ब्रह्मांडीय लोकों में प्रवेश किया, या जिनका ज्ञान इतना विशाल था कि वे अन्य लोकों की गति और ऊर्जा को जान सकते थे। हालांकि ये बातें आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा के अर्थ में नहीं, बल्कि ध्यान, तप, सिद्धि या दिव्य शक्ति के माध्यम से की गई यात्राएं मानी जाती हैं। नारद मुनि को त्रैलोक के यात्री कहा जाता है, अर्थात जो 3 लोकों के यात्री हों। वे स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में सहज यात्रा करते थे। उनके पास दिव्य गति की सिद्धि थी, जिसे आज की कल्पना में टेलीपोर्टेशन या वर्म होल ट्रैवल जैसा कहा जा सकता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और लोकों के समाचार रखते थे।
ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को तारों के ज्ञाता और दक्षिण के ब्रह्मर्षि के रूप में माना जाता है। उनका नाम अगस्त्य एक तारे से भी जुड़ा है, जिसे संस्कृत में अगस्त्य तारा कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि उन्होंने तारों की गति, अंतरिक्ष की दिशा और नक्षत्रीय ऊर्जा पर गहरा ध्यान किया। महर्षि विश्वामित्र को वैज्ञानिक और दिव्य शक्तियों का ज्ञाता कहा गया है। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया था। यह एक प्रकार की स्पेस एलिवेटर कल्पना जैसी लगती है। त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला तो विश्वामित्र ने मध्य आकाश में उसके लिए एक नया स्वर्ग रच दिया। यह आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट की कल्पना जैसी है। ऋषि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा गया है। वे ब्रह्मांड की यांत्रिकी से परिचित माने जाते हैं। उनके पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी, जो मेटीरियलाइजेशन और एनर्जी क्रिएशन जैसी शक्तियां रखती थी। उनका नाम वशिष्ठ तारा से भी जोड़ा जाता है। अत्रि मुनि, जो खगोल और ब्रह्मांडी ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने चंद्रमा को पुत्र के रूप में पाया था। चंद्र देवता को अत्रि का पुत्र कहा जाता है। यह चंद्रलोक से मानसिक और दिव्य जुड़ाव का प्रतीक है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे और उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तत्वों का विश्लेषण किया। उन्होंने ब्रह्मांड को 24 तत्व ज्ञान में बांटा था, जो क्वांटम थ्योरी के विश्लेषण जैसा लगता है। इन ऋषियों को अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्तर पर की गई यात्राएं माना जाता है। उनके पास थी सिद्धियां, ध्यान द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों तक पहुंचना और ग्रहों की गति का ज्ञान रखना। आज भी भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो यह दर्शाती हैं कि शायद यहाँ पर कभी कोई बाह्य शक्ति का समर्थन मिला है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा की गुफाएं, जंतर मंतर इत्यादि। भारत के कई जनजाति और ग्रामीण समाजों में कुछ लोक कथाएं और कहानियां मिलती हैं, जैसे आकाश से रथ आए, देवता तारे से उतरे या कोई नीले चमकते प्राणी धरती पर आए। मित्रों, यह भाग हम यहीं रोकते हैं। अगले भाग में आपको सुनने को मिलेगा पौराणिक भित्ति चित्रों में एलियंस की तस्वीरें कैसे पाई गईं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।